गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसमें से आपको ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा। आज हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। आपने बड़े ही पेशेंस से ये क्लास अटेंड करनी है और फर्दर इसके बेसिस पे जो भी एप्लीकेशन बनती है आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। रोटेशन डायनेमिक्स में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडी, सेकेंडली मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स डिपेंडेंसी, इट्स नेचर, इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला। थर्ड वन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अगर एक रिजिड बॉडी को आप एक गिवन एक्सिस के अबाउट ना रोटेट करते हैं तो उस रोटेटिंग बॉडी के साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो रहेगा रोलिंग मोशन, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। एंड फाइनली हम इसमें जो बात करेंगे वो रहेगा टॉपिक हमारा एंगुलर मोमेंटम का। सो ये टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स में हम बेसिकली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। उनकी जो रोटेशन मोशन वो एक एक्सटर्नल फोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो उसके साथ एक फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट करेंगे। वो फिजिकल क्वांटिटी जो उसके साथ एसोसिएट होएगी उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो इस पूरे चैप्टर का जो आज की हमारी क्लास का सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ना तो कंप्लीटली स्केलर होती ना ही कंप्लीटली वेक्टर होती। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक गिवन बॉडी के लिए डिफरेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। डिपेंड करता है किस एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट किया जा रहा है और किस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कंसीडर करते हो। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ना टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। हम सबसे पहले इसमें जो बात करेंगे वो करेंगे रिजिड बॉडी की। व्हाट डू मीन बाय ए रिजिड बॉडी। कैसे डिफाइन करते हो। इट इज डिफाइंड एज दैट बॉडी in which the distance between its constituting particles is always remains constant। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है उसके अगर आप दो पार्टिकल को कंसीडर करते हो तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है उसकी वैल्यू हमेशा ना कांस्टेंट एग्जिस्ट करती है। मान लीजिए आपने क्या ना रिजिड बॉडी कुछ ऐसे कंसीडर किया, एक पर्टिकुलर आपने ओरिजिन चूज किया, इसमें ना दो पार्टिकल हैं ए और बी। ए का ना इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू r1 है, बी का इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू r2 है। इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r12। सो ए से लेके बी अगर आप एक वेक्टर डिफाइन करते हो तो उसकी वैल्यू बन जाएगी r12 वेक्टर विच इज स्टिल इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर।
अगर आप इसका ना मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हो, ए बी का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू R1/2, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी रिजिड बॉडी के लिए, कांस्टेंट रहेगी। अगर आप इस रिजिड बॉडी को एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ना रोटेट करते हैं, मान लीजिए यहां से एक ना एक्सिस पास की, इसके अबाउट आप इसको ना एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से आप इसको अगर रोटेट करते हो, सो उस रोटेशन का ना इस पे क्या इफेक्ट रहेगा, इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उन सब की ना जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो रोटेशन एक्सिस के बिल्कुल क्लोज लाई कर रहा हो या बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे लाई करता हो। एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहेगी, लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू उनके पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है वो होता है आर ओमेगा, यानी कि लीनियर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का रोटेशन एक्सिस से जितना डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, अगर इसके पास रोटेशन एक्सिस के नेबरहुड में वो पॉइंट लाई करेगा उसकी लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू काफी स्मॉल होगी, और जितना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाता जाएगा उसकी लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सो ये रिजिड बॉडी के रिगार्डिंग हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करती है। एक गिवन बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ना मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, डिपेंड करता है कि आप उसकी ना रोटेशन किस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट कंसीडर करते हो। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ना तो कंप्लीटली स्केलर है और ना ही कंप्लीटली वेक्टर है, तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटी में, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक गिवन बॉडी का ना गिवन एक्सिस पे डिपेंड करता है जिसके अबाउट उसके आप रोटेशन कंसीडर करते हो। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद rotating objects, that is objects in rotational motion such that its value is always depends on the axis of rotation. So मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होएगी और उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। फॉर ए गिवन बॉडी, गिवन रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेक्स many values depends upon the rotational axis। एक गिवन बॉडी के लिए ना मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो डिपेंड करेगा कि भाई उस पे किस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आप उसकी ना रोटेशन मोशन कंसीडर कर रहे हो। होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। उसमें पहला पॉइंट क्या है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंडेंट अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या प्रॉपर्टी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा। जिस एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट को हम रोटेट कर रहे हैं उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। फॉर ए गिवन एक्सिस इट इज डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के ना शेप पे भी डिपेंड करेगा और उसके साइज पे भी डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थर्ड वन इज फॉर ए गिवन मास शेप साइज एंड axis of rotation it is depends upon अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का क्या मतलब है? अगर आपके पास ना सेम साइज की, सेम मास की और सेम शेप की एक आपके पास डिस्क एग्जिस्ट करती है, एक आपके पास रिंग एग्जिस्ट करती है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है उनके जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेटिंग एक्सिस है, डिस्क का एग्जिस्ट करता है ½ mr²। हालांकि मास का रिंग के केस में जो मास है वो सिर्फ उसकी ना पेरीफ्री के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो उसकी बॉर्डर लाइन होती है। डिस्क के केस में ना एक्सिस और जो बॉर्डर लाइन के बीच में वहां पे इंटरनली भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्योंकि ना मास का डिस्ट्रीब्यूशन रिंग के केस में एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रहा है, डिस्क के केस में ना अगर आप ना उसको कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग कंसीडर करोगे तो आपको एक ऐसी रिंग भी मिलेगी बिल्कुल मिनिमम जिसकी रेडियस 0 को अप्रोच करेगी, और वहां से लेके ना रिंग की रेडियस को अगर आप बढ़ाते चले जाओगे तो आपको फाइनली डिस्क की ना पेरीफ्री पे आप आ जाओगे, जो सबसे बड़ी रेडियस की रिंग उसमें एग्जिस्ट करेगी। सो एक्सिस के रिस्पेक्ट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन ना डिस्क के केस में क्या है, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस पे भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है और मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। रिंग के केस में मास का डिस्ट्रीब्यूशन रोटेशन एक्सिस से सिर्फ मैक्सिमम डिस्टेंस जो उसकी पेरीफ्री पे एग्जिस्ट करता है। इस वजह से ना रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लार्ज होता है। होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अगर आप इसमें फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हो, फोर्थ पॉइंट इट इज ए टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक ना टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप ना ऐड करना चाहते हो तो वहां पे ना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं करेगा। फाइनली स्केलर लॉ जो होता है, मतलब कि स्केलर को नंबर्स को अपना डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ना ऐड करने के लिए भी ना जैसे हमारे पास है जैसे थ्योरम एग्जिस्ट करते हैं, कुछ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एग्जिस्ट करती हैं कि एक ना डिफरेंट एक्सिस के अबाउट आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, और जो
एक ऐसी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रही है, तो उनको आप ना कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो वहां पे ना तो इसको ना ऐड करने पे ना स्केलर की तरह आप इसको ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, ना आप इसको ना वेक्टर लो से ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज ए टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। इट इज मेजर्ड इन, अगर आप उसकी ना मेजरमेंट की बात करो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे मेजर करते हो? क्या यूनिट एग्जिस्ट करता है? किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, या फिर ये तो एसआई सिस्टम है, या फिर आप लिखोगे ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उसके क्या है, मेजरिंग यूनिट है। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर आप उसका ना डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, क्या डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा इसके लिए? एम आर स्क्वायर होता है ना बेसिकली, एम रेस टू पावर 1, एल रेस टू पावर 2, टी रेस टू पावर 0, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। होप आपको यहां तक का कंटेंट समझ में आया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज, आपको ना जो डिफरेंट सिस्टम गिवन होते हैं उसमें ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने के ना डिफरेंट मेथड होते हैं। अगर आपके पास ना एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से ना नंबर ऑफ मासेस को कनेक्ट किया हुआ है स्ट्रेट लाइन से या फिर एक रोड से, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आपको ना मास का एक ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कैसे करोगे? अगर एक सिंगल मास एक गिवन एक्सिस से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है, उसके लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में एक ना पॉइंट आप और लिख सकते हो, इट्स फॉर्मूला इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है आपके पास, एम आर स्क्वायर। बेसिकली जो रोटेशन एक्सिस है उससे पार्टिकल का जो जितना डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है उसका आपको स्क्वायर करना पड़ता है, और बॉडी का जो मास है उससे आपको ना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या उस पॉइंट के मास से। इस तरीके से आप उसको मेजर करते हो। डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट सिस्टम एंड देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफरेंट सिस्टम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ना कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका क्या फॉर्मूलेशन होगा? सबसे पहला, अगर आप बात करते हो सिंगल पार्टिकल, और एक आपके पास होता है डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और एक आपके पास होता है कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ पार्टिकल। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आपके पास एग्जिस्ट करता है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सब के लिए ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आपके पास है ना सिंगल पार्टिकल का केस आए, सबसे पहले मान लीजिए ये रोटेशन एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस से इसको ना एक एम मास से कनेक्ट, एम मास जिसका डिस्टेंस आर है रोटेशन एक्सिस से, और इसको ना ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे रोटेट किया जा रहा है, तो इस एम मास के ऑब्जेक्ट का इस गिवन एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जिस्ट करेगा? वो एग्जिस्ट करेगा एम आर स्क्वायर। यहां पे सिंगल पार्टिकल की हमने बात की है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप बात करते हो, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, m1 मास का पार्टिकल r1 डिस्टेंस दूर है, m2 मास का पार्टिकल r2 डिस्टेंस दूर है, m3 मास का पार्टिकल r3 डिस्टेंस दूर है, एंड सो ऑन। फाइनली मान लीजिए एक mn मास का rn डिस्टेंस दूर है। इस केस में जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, बेसिकली इन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको ना सम अप करना पड़ेगा, और वो कैसे करोगे? I की वैल्यू वेरी करेगी 1 to n, ये बन जाएगा
MI/RI², MI/RI²। इसको अगर आप एक्सपेंड करते हो बेसिकली तो आपको ये वैल्यू मिलती है M1/R1²। और ये एक्सिस है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, जिसके अबाउट इसको ना रोटेट किया जा रहा है, प्लस M2/R2² प्लस एंड सो ऑन MN/RN²। लास्ट पार्टिकल के लिए आप इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। ये आपके पास है ना डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। अब फाइनली आपके पास जो है सिनारियो, उसमें क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में आपके पास क्या है, एक ना लार्ज साइज बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है, वहां पे आपने एक ना स्मॉल उसका पीस कंसीडर कर लिया जिसका मास आपने मान रखा है डीएम। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस आ रहा है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको अपना रोटेट कर रहे हो। इस केस में जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहले तो आपको ना डीएम मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ पे। सो ओवरऑल बॉडी के लिए आपको करना पड़ेगा डीएम और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो इसका डिस्टेंस है R²। इस तरीके से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अपना फाइंड आउट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको ना बॉडी एक प्लेन के अंदर गिवन है या फिर एक ना 3 डायमेंशन के अंदर गिवन है, यानी कि उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा या फिर मास पर यूनिट सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो ये आपके पास है ना डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थे जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने की हमने अलग अलग जो फॉर्मुलेशन है वो स्टडी किया है। होप आपको यहाँ तक का कंटेंट समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक एग्जिस्ट करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉपर्टी और उसका डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल, लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना हमारे पास रिलेशन होल्ड करते हैं, आइए उनको स्टडी करते हैं। बेसिकली अगर आपके पास एक ना आर रेडियस का सर्कल है, उस पर एक पार्टिकल की मोशन है पॉइंट ए से लेके बी तक, उसका थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सो जो ए बी है वो एक लेंथ है, लेंथ आर का, वो बेसिकली जो आर्क ए बी है उसकी लेंथ मान लीजिए एल है। अब उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, इट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ रेडियस विद द एंगल सबटेंडेड बाय द टू एंड एट द सेंटर। सो यहां पे आपके पास जो एल है वो क्या है, लेंथ। ये आपके पास है ना लीनियर वेरिएबल है, वो एंगुलर वेरिएबल से कैसे ऑब्टेन्ड होगा, आर टाइम्स। और जो एंगुलर वेरिएबल थीटा है वो लीनियर वेरिएबल से कैसे ऑब्टेन्ड होएगा, उसको आर से डिवाइड करने के बाद। अगेन मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अपना डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको ना क्या इक्वेशन मिलती है, dl डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू। अब इस सर्कल की रेडियस कांस्टेंट है तो आपके पास ये बन जाएगा डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। dl डिवाइडेड बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा वेलोसिटी की, इज इक्वल टू आर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की। होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कंटेंट। लीनियर वेलोसिटी ये इसका ना लीनियर वेरिएबल है, एंगुलर वेलोसिटी है इसका एंगुलर वेरिएबल है। इसमें भी लीनियर वेरिएबल क्या हो जाएगा, आर टाइम्स द एंगुलर वेरिएबल, और एंगुलर वेरिएबल हो जाएगा 1/r टाइम्स द लीनियर वेरिएबल। फर्दर अगर आप ना मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 2 है, अगर आप ना फर्दर इसको डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वेशन 3 को ना टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, dv डिवाइडेड बाई dt। अब r की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा d ओमेगा डिवाइडेड बाई dt।
दैट इम्प्लाइज, ये यहाँ पे आपके पास जो एक्सेलेरेशन मिलेगी उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एल्फा। एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। एल्फा यहाँ पे क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर एक्सेलेरेशन। जिस रेट से उसका एंगल चेंज हो रहा है वो तो एंगुलर वेलोसिटी होती है, और जिस रेट से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है वो क्या, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा। एटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। आइए डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, अगर एक रिजिड बॉडी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है बेसिकली, सो रोटेशन के दौरान उसके हर पार्टिकल ने ना काइनेटिक एनर्जी गेन की है। हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो एक तो उनकी ना लीनियर वेलोसिटी एग्जिस्ट करने के साथ साथ उनकी ना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और क्योंकि ना ऑब्जेक्ट ना कॉन्टिन्यूसली रोटेटिंग मोशन में है, एंगुलर वेलोसिटी उनके साथ एसोसिएटेड है जो कंप्लीट बॉडी की कांस्टेंट है। बॉडी के हर पॉइंट की जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है बेसिकली। लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसकी जो रोटेशनल स्पीड है, सॉरी रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का क्या मतलब है, अगर एक रिजिड बॉडी एक गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है, जिसको क्या कहा जाता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। इट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट विद, यहां तक भी आप डिफाइन कर सकते हो, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के साथ जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है उसको क्या बोलते हो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगेन ऑल्सो इट इज डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द moment of inertia of body as well as angular velocity of body that is जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। अगर आप उसका ना डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलता है हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप ना काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर एक एम मास का ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर है, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, मास का रोटेशनल एनालॉग एग्जिस्ट करता है। मास का जो रोल ना काइनेमेटिक्स के अंदर है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल है रोटेशन मैकेनिक्स के अंदर। अगर आप ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन में मास को रिप्लेस कर दोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस कर दोगे एंगुलर वेलोसिटी से, सो जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिप्लेस हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से। होप आपको समझ में आया होगा। इस फॉर्मूला के अंदर
हमने मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर दिया, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मिल जाएगी। होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए ऑफ रोटेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको ना जैसे कि ना रिजिड बॉडी कंसीडर करनी पड़ेगी। एक गिवन एक्सिस के अबाउट ना उसका आपको क्या दे रखा है, रोटेशनल मोशन दे रखा है। उसमें क्या ना m1 मास का पार्टिकल है जो r1 डिस्टेंस दूर है, m2 मास का पार्टिकल है r2 डिस्टेंस दूर है, और फाइनली mn मास का पार्टिकल rn डिस्टेंस दूर है। इस केस में अगर आप ना टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करो, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंडिविजुअल मासेस की जो काइनेटिक एनर्जी है उनका आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वो क्या बन जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर। क्योंकि ना इन सब की ना, क्योंकि ये रोटेट कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर उसके रोटेशन के इफेक्ट की वजह से ये आपको ना लीनियर वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, और एंगुलर वेलोसिटी सबकी कांस्टेंट है। इस ऑब्जेक्ट के लिए भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए भी, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके लिए भी ओमेगा एग्जिस्ट कर रहा है, वो सबके लिए सेम है, जो बॉडी की टोटल रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी है। तो आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, m2 v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, फाइनली लिख सकते हो हाफ ऑफ mn vn स्क्वायर। अब हमने इसमें क्या करना है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, हाफ m1 v1 को क्या लिखोगे, r1 ओमेगा, और इसका कर दोगे आप कंप्लीट स्क्वायर, प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2 ये बन जाएगा r2 ओमेगा, इसका कर दोगे आप कंप्लीट स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन ये बन जाएगा mn डिवाइडेड बाई 2 rn ओमेगा का कंप्लीट स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू। अब आप ये नहीं यहां से देखना कि क्या क्या चीज आप ना कॉमन यहां पे ले सकते हो। सो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, अब यहां पे ये तो थी टोटल काइनेटिक एनर्जी, और अगर आप ना लीनियर वेरिएबल को एंगुलर वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हालांकि है तो ये भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इनिशियली हमको ने इसकी ना वेलोसिटी की टर्म में इसको एक्सप्रेस किया हुआ इस वजह से। सो आप यहां से ना क्या चीज कॉमन ले सकते हो, अगर आप यहां से ना ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कॉमन ले लोगे, आपको ना क्या वैल्यू मिलती है, और डिवाइड में 2 वैल्यू भी कॉमन ले लो, ये बन जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सोन, ये बन जाएगा mn rn स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको ना समेशन में एक्सप्रेस करोगे, i की वैल्यू 1 to n, तो ये बन जाएगा mi इंटू आर आई स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी क्या किसको रिप्रेजेंट करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आपके पास जो ये क्वांटिटी आएगी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो इस तरीके से आप ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में। होप आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया होगा। और ये मैंने आपको बताया था जैसे हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है, एम को रिप्लेस कर दोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और लीनियर वेलोसिटी को आप रिप्लेस कर दोगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो आपको क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मिल जाएगा। एज जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है, अगर आप ना यहां पे वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, वर्क की वैल्यू आप ना कैसे फाइंड आउट कर सकते हो इस केस में, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप अप्लाई करते हो, सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, जो कि क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि इस अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी अगर हमने एक
ऑब्जेक्ट को जो रोटेशनल मोशन में प्रोवाइड करनी हो, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमको करना पड़ेगा, वो क्या है, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, क्योंकि तब तक हमने उसको कोई एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की थी, उसकी रोटेशन मोशन स्टार्ट नहीं हुई थी। सो जो वर्क होगा, वर्क कितना होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। इट मस्ट बी डन ऑन द बॉडी so that it acquires rotational kinetic energy given by half I ओमेगा स्क्वायर। इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब हमको यहां से ना पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वर्क पावर अब पावर का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है यहां पे, पावर का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी बेसिकली। तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर स्टिल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड का आप डिफरेंशिएट करोगे 2 ओमेगा और ये बन जाएगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। इसको फर्दर आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड करेगी। फर्दर अगर आप ना पावर को लिखना चाहते हो, आप इसको ना ऐसे पेयर बना लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। ट्रांसलेटरी मैकेनिक्स में रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टॉर्क को। तो टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशनल पावर कितनी एग्जिस्ट करेगी, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वहां पे एग्जिस्ट करती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्योंकि पावर एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, उसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, एफ डॉट वी। ट्रांसलेशन में हमने कैसे एक्सप्रेस किया था, ट्रांसलेशन में अभी मैंने आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले ट्रांसलेटरी मैकेनिक्स में और रोटेटरी मैकेनिक्स में ना डिफरेंस की फॉर्म में बताऊंगा। अभी हम पहले इनको ना डिराइव कर लेते हैं। सो पावर की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। फर्दर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा, वर्क को आप ना कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, दोबारा फिर वर्क को एक्सप्रेस कर सकते हो, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जैसे फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ था तो ये बन जाएगा टॉर्क इनटू में डी थीटा। वर्क को आप ना ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। होप आपको यहां तक का कंटेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, आपको ना रिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और एंगुलर मोमेंटम के बीच में ना आपको ना रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखिए, अगर आप यहां पे बात करते हो ट्रांसलेटरी मोशन और यहां पे आप बात करते हो रोटेटरी मोशन, सो ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में आपको ना लीनियर मोमेंटम के बीच में ना और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ना रिलेशनशिप गिवन होता है। वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 m e,
दैट इम्प्लाइज जो वहां पे ना ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेटरी वो मोमेंटम पे कैसे डिपेंड करती है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अब रोटेशनल मोशन में आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा वो एग्जिस्ट करेगा अंडर रूट ट्वाइस ऑफ मास को रिप्लेस कर दोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, एनर्जी को रिप्लेस कर दोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन से। सो अगर स्केयर करोगे दोनों तरफ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा स्केयर ऑफ द एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होप आपको ये समझ में आया होगा। जो हमने यहाँ पे ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का आपके पास है ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, वो क्या लिखा था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आपको ना ये एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में रिक्वायरमेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तो आप एस सच लिखोगे, एंगुलर वेलोसिटी को अगर आप ना एंगुलर मोमेंटम एल के टर्म्स में लिखोगे उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एल डिवाइडेड बाय ओमेगा, सॉरी एल डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका आपको करना पड़ेगा स्केयर इज इक्वल टू, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे हम ना ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी में फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, हाफ एम वी स्केयर। अब आप इसको ना m से डिवाइड कर दोगे, m से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सो न्यूमिनेटर में m इंटू वी का स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ मास, m इंटू वी होता मोमेंटम, उसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ मास। तो इस तरीके से हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया। होप आपको यहाँ तक का कंटेंट समझ में आया होगा। अब हम ना डिफरेंट क्वांटिटीज को ना एक्सप्रेस करते हैं रोटेशन में और ट्रांसलेशन के बीच के डिफरेंस के टर्म्स में। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। अभी यहां पे जो हम क्वांटिटी डिस्कस करने वाले हैं आपने बड़े ध्यान से समझनी है। अगर आप ना सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने कैसे लिखते हो, अगर मैं इसको ना प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस एक्सेलेरेशन इनटू टाइम, यहां पे बन जाएगी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको फाइनल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट प्लस एक्सेलेरेशन एंगुलर एक्सेलेरेशन इनटू में टाइम। पहली इक्वेशन तो कुछ इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आप इसमें ना दूसरी इक्वेशन लिखना चाहते हैं, ये फर्स्ट है, फिर आप सेकंड लिखोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन टाइम स्क्वायर। यहां पे ना डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिखते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है थीटा। इनिशियल जो वेलोसिटी आपके पास वो है ओमेगा नोट टी प्लस में हाफ ऑफ एल्फा टी स्क्वायर। थर्ड वन इज वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, ये बन जाएगा 2as। फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। फोर्थ वन इज यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। इस केस में जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये तो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। और अगर आप इसको एंगुलर मोमेंटम की टर्म में लिखोगे एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आई। फर्दर अगर आप इसको लिखना चाहते हो, फिफ्थ वन इज
और कौन सा फॉर्मूला आप इसमें लिख सकते हो बताइए। यहां पे ना फोर्स का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, मास इनटू एक्सेलरेशन स्टिल इज इक्वल टू मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हो। और स्टिल आप इसको कैसे लिख सकते हो, मास इनटू सेकंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे फोर्स की जगह आपके पास आ जाएगा टॉर्क, उसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन स्टिल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी स्टिल इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि थीटा होती है। इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। इसके बाद भी अगर कोई पेंडेंसी है बताइए, शाबाश। सिक्स्थ वन इज पावर को आप ना कैसे एक्सप्रेस करते हो, यहां पे पावर को आप एक्सप्रेस करते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद वेलोसिटी, कुछ इस तरीके से। और यहां पे जो आपने पावर को एक्सप्रेस किया हुआ है, पावर का फॉर्मूला अभी हमने क्या लिखा था, फोर्स की जगह आपको यूज करना पड़ेगा टॉर्क, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखनी पड़ेगी। फर्दर अगर आप इसको ना मॉडिफाई करना चाहते हैं, एक तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, या फिर पावर का एक इसमें और फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी। और यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा वो एग्जिस्ट करेगा रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी, वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। होप आपको ये पूरा का पूरा जो हमने ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनरी मोशन के कंपैरिजन डिस्कस किया है ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई पेंडिंग हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो हम अभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फ्री फॉल मोशन की अगर आप बात करते हो, अच्छा हम उससे पहले ना रोलिंग मोशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि अगर एक इनक्लाइंड प्लेन से एक बॉडी को रोल कर दिया जाएगा तो वो कितने टाइम इंटरवल में ना ग्राउंड पे रीच करेगी, कौन सी बॉडी ना ग्राउंड पे जल्दी रीच करती है, कौन सी बॉडी मैक्सिमम स्पीड के साथ रीच करेगी। और फ्री फॉल मोशन में जो टाइम कंज्यूम होता है उससे इसका ना कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अभी डिस्कस करते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में जो आपके पास सिचुएशन बनती है कुछ इस तरीके से, आपके पास है ना सिचुएशन बनती है, एक ऑब्जेक्ट ना ग्राउंड पे ना रोल कर रहा है। रोलिंग में एक तो आपके पास ना होता है, पहले में अगर आप इसको इसकी ना टाइप डिस्कस करते हैं रोलिंग मोशन की, कितने तरीके की ना रोलिंग मोशन की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आप इसको ना डिफरेंशिएट करो फर्दर, रोलिंग मोशन में इसमें जो सबसे पहला केस आता है आपके पास वो आता है प्योर रोटेशन का। सेकंड जो आपके पास इसमें केस बनता है वो बनता है आपके पास रोलिंग विद स्लाइडिंग। ये दो केस बनते हैं। रोलिंग विद स्लिपिंग, रोलिंग विद स्लिपिंग का केस बनेगा। और एक बनता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग।
ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है अगर एक ऑब्जेक्ट ना रोलिंग मोशन में हो। प्योर रोलिंग में बेसिकली क्या होता है, इन दिस केस द rolling motion of a body takes place such that its axis of rotation is fixed and not moving with the rolling body। अब इसका ना जो बेस्ट एग्जांपल बनता है, जैसे जो साइकिल का टायर है उसके अंदर जो एक्सेल है, एक्सेल बेसिकली फिक्स है एक जगह पे, टायर उसके अबाउट ना रोटेट कर रहा है। सो जो टायर में जो एक्सेल लगा हुआ है वो उसकी एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है, वो फिक्स अपनी जगह पे, और टायर टायर क्या कर रहा है, वो रोटेशन मोशन कर रहा है। अगर आप साइकिल को, अगर साइकिल जैसे रेस्ट पे आप उसको ना पेडल को घुमाना स्टार्ट करते हो तो उसका टायर ऐसे रोटेट करता है और जो उसका सेंटर में एक्सेल होता है वो फिक्स होता है। एक इसका एग्जांपल बनता है मोशन ऑफ अ फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमेशा फिक्स रहती है, उसके अबाउट जो एक्सेल जो क्या बोलते हैं उसको, फ्लाई व्हील, व्हील व्हील रोटेट करता है उसका, और उसकी एक्सिस है वो स्टेशनरी रहती है। होप आपको ये समझ में आया होगा। एक आपके पास केस है रोलिंग विद स्लिपिंग। रोलिंग विद स्लिपिंग का क्या मतलब होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट की ना रोलिंग मोशन है ग्राउंड पे, कुछ इस तरीके से ना ये रोल कर रहा है, रोल करने के बाद ना फिर इसकी ये फाइनल पोजीशन ही आ गई। मान लीजिए आर इसकी रेडियस है, ग्राउंड पे जो इसका ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ए है, और यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है। अब क्या हो जाएगा, एक फाइनल टाइम के बाद ना ये अपवर्ड पॉइंट ना यहाँ पे आ जाए अगर। अब इसमें क्या हो रहा है कि रोलिंग मोशन के साथ साथ ना ये ना स्लिप भी कर रहा है ग्राउंड पे, यानी कि ग्राउंड पे ये ना ट्रांसलेटरी मोशन भी इसकी हो रही है। वो सिर्फ इसकी रोटेशन की वजह से नहीं हो रही है ना, स्लाइड होने की वजह से भी हो रही है। सो जो ग्राउंड के साथ इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड इज नॉट कांस्टेंट, और ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में भी ना रिलेटिव मोशन पॉसिबल है। जो विदाउट स्लीपिंग वाला केस होता है उसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ऑब्जेक्ट का, कौन से का, जो रोटेट कर रहा है ग्राउंड पे, रोलिंग मोशन में है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ साथ वो स्टेशनरी होता है। वहां पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में, वो बेसिकली जीरो होती है। यहां पे वो जीरो नहीं है। हेयर रिलेटिव वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is non-zero, hence it is not a fixed point। ये फिक्स पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये रोटेट करने के साथ साथ ना स्लाइड भी कर रहा है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये जो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, अब ये वाला केस अगर हम डिस्कस करें, इस केस में कुछ इस तरीके की सिचुएशन आती है। इस केस में जो इसके ना ग्राउंड पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड पे, ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और ये इसकी ना रोलिंग मोशन है विदाउट स्लिपिंग। साथ में हम इसकी ना सेंटर ऑफ मास की भी मोशन कंसीडर करते हैं। ये क्या है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। हेयर ए इज ए
फिक्स पॉइंट एंड जो रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी उसकी वैल्यू बन जाएगी 0। होप आपको यहां तक का कंटेंट समझ में आया होगा। सो ये डिफरेंट केस थे रोलिंग मोशन में। अब हमारा जो इसमें सिलेबस में है वो है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इसकी हम बात करते हैं, जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। इन दिस सिचुएशन द point of contact between the rolling body and ground is fixed. Hence, there is no relative motion at the point of contact. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होगा, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगी बेसिकली। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करना चाहो, ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये बेसिकली इसका ना फिक्स रहेगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट ना रोल कर रहा है, ये तो था रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन को आप ना कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो दो डिफरेंट मोशन में। अगर ये एम मास का ऑब्जेक्ट ना वी वेलोसिटी से अगर ट्रेवल करे, आप इस मोशन को कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे। प्लस ये क्या है, ये इसकी ना ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन में ये जो बॉडी है इसका इंडिविजुअल जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सेम वेलोसिटी से क्या करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। मान लीजिए ये पॉइंट इसका ए है, ये इसका सेंटर है और ये पॉइंट सी है। सारे के सारे पॉइंट क्या करेंगे, एक कांस्टेंट स्पीड से वेलोसिटी से फॉरवर्ड मूव करेंगे। प्लस अच्छा एक मिनट, इसको ना हम बाद में ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ ना एक तो ये फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने बात की थी कि रोलिंग मोशन में जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। रोलिंग विदाउट स्लीपिंग में एक केस और जो हमको डिस्कस करना वो क्या है, इन दिस मोशन फ्रिक्शनल फोर्स acts between the object, between the moving body या फिर रोलिंग बॉडी एंड ग्राउंड, बट वर्क डन बाय दिस फोर्स is 0 because there is no relative motion at the point of contact. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या है, कोई
मोशन नहीं है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है उसका फिक्स है। अगर आप इसमें एक्सप्रेस करते हो इसको v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। सो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, 2 π r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 π डिवाइडेड बाय ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहां से अगर आप ना फॉर्मूला फाइंड आउट करते हो, सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, 2 π r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में क्या है, वेलोसिटी जिससे ये मूव किया, ये बन जाएगा 2 π डिवाइडेड बाय ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या बन जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट बन जाएगी। सो लीनियर वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, आर ओमेगा। अगेन जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको आपने कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। या आप यहां पे लिख सकते हो कि भाई जो टोटल उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम हो जाएगी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे ना ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना, v को आर ओमेगा लिख देना यहाँ पे, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। एम आर स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपने यहाँ पे ना कॉमन ले सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब आपने यहाँ पे ना कॉमन ले लोगे, इसको लिख सकते हो हाफ ऑफ आई डैश ओमेगा स्क्वायर, वेयर जो आई डैश है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, आई प्लस एम आर स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया हुआ वो ना काइनेटिक एनर्जी को हमने ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन का ना कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट किया है डायग्रामेटिकली। अगर आप इसको एक्सप्रेस करते हो, डायग्राम बनाएंगे अब हम इसका, डायग्राम किस चीज का, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू रोलिंग मोशन। कुछ इस तरीके से। अब देखिए क्या डायग्राम बनता है। ट्रांसलेटरी मोशन में है अगर वो एम मास का ऑब्जेक्ट, तो उसके ना जितने भी पॉइंट है उनकी सबकी क्या हो जाएगी, सेम लीनियर वेलोसिटी बन जाएगी v और v। ट्रांसलेशन मोशन में तो ऐसा पॉसिबल होता है, रोटेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये क्या है, वेलोसिटी उसका सेंटर ऑफ मास भी उसी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। प्लस अगर फिर आप इसकी ना रोटेशनल मोशन कंसीडर करते हो, जो इसकी रोटेशनल मोशन है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अगर आप ये कंसीडर करते हो कुछ इस तरीके से, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जब ये ऐसे ना रोटेट करेगा, जब ये ऑब्जेक्ट ना ऐसे रोटेट करेगा, रोटेशन में जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होएगा और एक इसका लोअर पॉइंट होएगा, ये इसका लोअर पॉइंट है जो ग्राउंड पे फिक्स है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी बन जाएगी -v, क्योंकि जब ये फॉरवर्ड
ऐसे मूव कर रहा है, सो टॉप मोस्ट पॉइंट तो फॉरवर्ड मूव करेगा और बैकवर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये ना फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी अपर एंड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव भी बन जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो रिलेटिव मोशन है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम पॉइंट के बीच में, इज इक्वल टू ओवरऑल। जब आप इनको ना कंबाइंड करते हो तो आपको ना क्या मिलता है, वेलोसिटी जो हाईएस्ट पॉइंट की एग्जिस्ट करेगी v में, और v ऐड कर दोगे ये बन जाएगी ट्वाइस ऑफ v, और जो लोअर एंड की वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी वो बन जाएगी जीरो। लोअर एंड क्या रहेगा, प्रैक्टिकली रेस्ट पे रहेगा, और जो इसका सेंटर c है वो v वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, जो इसका सेंटर था। अब जैसे साइकिल का पहिया घूम रहा है, मान लीजिए आपने साइकिल को स्टैंड पे लगा रखा और आप उसका ना पैडल ऐसे रोटेट कर रहे हो, तो जो उसके टायर है या फिर मोशन में जो उसका ना फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील के ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे ना ऐसे फिंगर टिप रख के देखोगे ना, आपकी फिंगर अलोंग द मोशन ऑफ टायर ऐसे मूव करेगी, किस वेलोसिटी से, ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी से। और उस टायर के बॉटम पॉइंट के नीचे फिंगर रखोगे तो ये फिंगर की ना कोई मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है रोटेटिंग व्हीकल का वो क्या रहेगा, रोटेटिंग व्हीकल नहीं, रोटेटिंग टायर ऑफ द व्हीकल वो जीरो रहेगा। अब अब आप अगर एक साइकिल स्पीड से चल रहा है तो उसके टायर के नीचे ना ऐसे आप अपनी हाथ या फिंगर मत रख देना कभी, इसको आप उसको ना ऐसे उसके हैंडल को पकड़ के ऐसे ना उसको चला के देखिए, और तब ये चीज़ एक्सपीरियंस कीजिए आप, तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व होगी वहाँ पे। कभी आप चलती हुई बाइक के टायर के नीचे ऐसे फिंगर रख लो, ठीक है, ऐसे नहीं करना। होप आपको यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, इनक्लाइंड प्लेन पे ना रोटेशन मोशन एग्जिस्ट कैसे करता है। रोलिंग मोशन ऑन एन इनक्लाइंड प्लेन, इनक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग मोशन को आप ना कैसे डिस्क्राइब करते हो, आइए स्टडी करते हैं इसको। ये एंगल है थीटा, यहाँ पे एक ना व्हील है जो ऐसे ना रोटेट करता हुआ आ रहा है, इसकी ये हाइट आपको दे रखी है इनक्लाइंड प्लेन की h, और ये जो इसका कुछ इस तरीके से ये वाला डिस्टेंस है जो इनक्लाइंड है वो है s। और यहाँ पे जो आप इसकी मोशन स्टडी कर रहे हो कुछ इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, रोलिंग मोशन स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ, ये ए पॉइंट है, और यहाँ पे जो ग्राउंड के साथ पॉइंट है ये बी पॉइंट है, और ये पॉइंट है सी। एट पॉइंट ए जो इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे है, इसकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी किसकी इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल बन जाएगी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये एच हाइट पे है, ना इसकी स्लाइडिंग हो रही है ना इसकी रोलिंग हो रही है, तो इसकी सारी की सारी एनर्जी बन जाएगी। और जैसे ये ना रोल करना स्टार्ट करेगा, मान लीजिए टी टाइम बाद ना इसकी पोजीशन यहाँ पे है जहाँ पे ये इसकी ना क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन, सॉरी रोटेटरी मोशन है, ये ऐसे स्लाइड डाउन करके करते हुए जा रहा है। सो इसकी जो एनर्जी होगी वो दो टाइप की एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि ये स्लाइड तो कर ही रहा है उस पर, और दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे ना ई पॉइंट है, यहाँ पे दोनों टाइप की एग्जिस्ट एनर्जी करेगी। नाउ अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आप यहाँ पे ना अप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। जब ये ग्राउंड से जस्ट पहले
बी पॉइंट अपना यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए ग्राउंड से जस्ट पहले। ए पे जो जितनी एनर्जी है वो सारी की सारी उसकी ना पोटेंशियल एनर्जी है, और बी पॉइंट पे जो एनर्जी है वो एक तो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हाइट उसकी h है, तो ये बन जाएगा mgh इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फर्दर आप यहां पे ना अब हमको ना यहां पे बेसिकली क्या चीज फाइंड आउट करनी है, अब आप ना लीनियर वेलोसिटी को अगर आप रिप्लेस करोगे इसको फर्दर, यहां से ना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना कॉमन ले लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप कॉमन ले लेते हो यहां से, तो आपको क्या वैल्यू मिलती है यहां पे ऑब्जेक्ट की। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कॉमन ले लिया यहां से, क्या वैल्यू बच जाएगी यहां पे, यहां पे आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी वो रहेगी, और हाफ को भी बेसिकली आप कॉमन ले ही सकते हो बाहर। सो यहां पे ये बच जाएगा आपके पास स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी प्लस ये अपना ओवरऑल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लो। यहां पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, यहां पे आपके पास वैल्यू बचेगी 1 प्लस हाफ तो बाहर आ ही गया, एम वी स्क्वायर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी से, एम जी एच आपके पास वैल्यू बच जाएगी। एम जी एच जो आपके पास वैल्यू बचती है यहां पे, मैं आपको ना यहां लिख के दिखाता हूं, यहां पे एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि ना लेफ्ट में आप ना m की वैल्यू को तभी कट कर पाओगे जब आप यहाँ पे ना m की वैल्यू कॉमन ले लोगे। एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को आप कॉमन ले लीजिए, ये बच जाएगा 1 प्लस हाफ तो बाहर है, ये आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर, m से m की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा g इंटू एच इज इक्वल टू, आप इसको बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरफ, चलो 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ है और v का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ 1 प्लस, हमने फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर की वैल्यू बन जाएगी v डिवाइडेड बाय ओमेगा। सो यहाँ पे इसको आप फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया v बाय आर आपके पास क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आपके पास बन जाएगा आर स्क्वायर, और डिवाइड में ये बन जाएगा m मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वी स्क्वायर को हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, वो बाहर कंसीडर कर लिया हमने उसको। वेलोसिटी की वैल्यू निकालना हमारा टारगेट है यहां पे। अच्छा ये आर स्क्वायर ना डेनोमिनेटर में आएगा, आर स्क्वायर कहां पे आएगा, डेनोमिनेटर में। आर की वैल्यू क्या है, वी बाय ओमेगा है ना, सही है। अब इस पूरी क्वांटिटी को अगर आप ना बीटा से रिप्लेस करते हो, ये बनता आपके पास वी स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2। सो जो वेलोसिटी की वी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2gh डिवाइडेड बाई बीटा। वेलोसिटी की क्या वैल्यू मिलती है, √2gh डिवाइडेड बाई बीटा। और बीटा एक ना डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर्टिकुलर रोलिंग बॉडी का आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने ना स्फीयर को स्लाइड किया है, डिस्क को स्लाइड किया है, रिंग को स्लाइड किया है, या होलो स्फेरिकल शेल को स्लाइड किया, उस पर डिपेंड करता है। सो जो वेलोसिटी है, जो ये वेलोसिटी है, ये क्या बन जाएगी, क्योंकि बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 2gh से वैल्यू इसकी ना स्मॉल बन जाएगी। बीटा क्या है कि ना डायमेंशनलेस क्वांटिटी है यहाँ पे,
डायमेंशनलेस क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है बीटा, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिटलेस भी होता है ये साथ में। सो अगर एक ऑब्जेक्ट ना एक इंक्लाइंड प्लेन से ना रोलिंग मोशन में आता है तो वो ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी के साथ अप्रोच करेगा, इस वेलोसिटी के साथ अप्रोच करेगा। फ्री फॉल के केस में ये वेलोसिटी की वैल्यू आपको मिलती है √2gh, और यहाँ पे ना √2gh डिवाइडेड बाई बीटा। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कंसेप्ट जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। फर्दर अगर आप इसमें ना एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एक्सेलरेशन की आपको क्या वैल्यू मिलती है यहाँ पे, वेलोसिटी की तो वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी √2gh डिवाइडेड बाई बीटा। अब देखिए एक्सेलरेशन एंड टाइम ऑफ डिसेंट, एक्सेलरेशन और टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे अभी हम। वेलोसिटी की वैल्यू आपको ये मिली है यहाँ पे 2gh डिवाइडेड बाई बीटा। मैं यहाँ पे ना इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ दोबारा। एक ऑब्जेक्ट ना ऐसे रोलिंग मोशन में है, थीटा यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है, ये h है और ये जो डिस्टेंस है ये s है। अगर आप ना राइट एंगल ट्रायंगल से बनाते हो यहाँ पे h को अगर s की टर्म में एक्सप्रेस करना हो आपको, s की वैल्यू ना हॉरिजॉन्टली तो बन जाएगी, h की वैल्यू s की वैल्यू ये हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू तो बन जाएगी सिंपली s कोस थीटा, वर्टिकली बन जाएगी s साइन थीटा। सो आप लिख सकते हो यहाँ पे h इज इक्वल टू s साइन थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हुए। ये वैल्यू अगर आप ना यहाँ पे यूज करते हो, वेलोसिटी की क्या वैल्यू मिलेगी आपको √2g, h की वैल्यू क्या बन जाएगी s साइन थीटा डिवाइडेड बाय बीटा। वेलोसिटी के स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2s डिवाइडेड बाय बीटा, और ये बन जाएगा g साइन थीटा। एक्सेलेरेशन निकालने के लिए आपको ना क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करोगे v स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2v, और ये बन जाएगा dv डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो आपके पास खैर सेम ही है 2s डिवाइडेड बाय बीटा, और ये बन जाएगा g साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी के साथ लिखा हुआ dv डिवाइडेड बाय dt, उसकी वैल्यू बन जाएगी एक्सेलरेशन, और ये वेलोसिटी डिवाइड में चले जाएगी। सो वेलोसिटी को अगर आप डिवाइड करोगे यानी कि इस वैल्यू से आपको ना डिवाइड करना पड़ेगा। सो आपके पास ओवरऑल क्या वैल्यू आती है यहाँ पे s g साइन थीटा डिवाइडेड बाय बीटा, और आपने इसको डिवाइड करना वेलोसिटी से। वेलोसिटी की ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी कि यहाँ पे ना ये वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, और ये 2g's साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा। फर्दर अगर आप एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हो यहाँ से, ओवरऑल आपको क्या वैल्यू मिलती है ट्वाइस ऑफ बीटा, और ये बन जाएगा s g साइन थीटा। ये वैल्यू आपको ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू मिल जाएगी इस तरीके से। g साइन थीटा डिवाइडेड बाय बीटा वैल्यू आनी चाहिए वैसे यहाँ पे। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हो, रूट के अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई है 2 बीटा, जो वेलोसिटी को हमने जब डिफरेंशिएट किया था 2g साइन थीटा डिवाइडेड बाय बीटा, 2g साइन थीटा डिवाइडेड बाय बीटा, ये v स्क्वायर की वैल्यू थी।
वो वैल्यू आपको ना एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करेगी। अगर आप यहाँ पे ना इसको सोल्व करते हो ना फर्दर, एक्सेलेरेशन की जो आपको वैल्यू मिलती है, एक्सेलेरेशन की आपको ना क्या वैल्यू मिलती है यहाँ पे, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बीटा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बीटा। आप एक बार इसको ना क्रॉस चेक कर लेना, ये वैल्यू मिलेगी। हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब ना टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू के लिए आपको ना क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और ये वैल्यू ना क्योंकि बीटा ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू ना जी साइन थीटा से कम रहेगी। जो इनक्लाइंड प्लेन पे ना जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट ना स्लाइड करता है, उसकी एक्सेलेरेशन क्या होती है, जी साइन थीटा। ये हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं। अब टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ डिसेंट, ये रोलिंग मोशन है कुछ इस तरीके से, ये एंगल है थीटा, हाइट आपको दे रखी है h, और ये इनक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ है ये s है। टाइम ऑफ डिसेंट के लिए आप ना s इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है एज, जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बीटा, ये जो अभी हमने फाइंड आउट किया है ये बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू है। सो ग्राउंड तक आने में मान लीजिए उसने टी टाइम कंज्यूम किया, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, तो ये बन जाएगा ए डिवाइडेड बाई टू टाइम का स्क्वायर। टाइम की वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एस। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई बीटा, तो ये बन जाएगा जी साइन थीटा। सो ये आपके पास है ना ओवरऑल टाइम की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप इसको ना एस की वैल्यू को पुट करते हो, जैसे हमने क्या पुट किया था, एच की वैल्यू क्या होती है, एस कोस थीटा ना, ये तो खैर इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होएगा, ये बनेगी एस साइन थीटा, एस साइन थीटा, क्योंकि इनक्लाइंड प्लेन से जितना उसने ना वर्टिकली डिस्टेंस ट्रेवल किया ना उसकी टर्म में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो एस की वैल्यू अगर आपको पुट करनी हो, ये बन जाएगा एच डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एस डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो आपके पास ना क्या वैल्यू आ जाएगी, एस को अगर आप ना साइन से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाई जी, और साथ में मल्टीप्लाई में बीटा आ जाएगा, और बीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। सो ये किससे टाइम 2h डिवाइडेड बाई जी से कम हो जाएगा, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा। बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना, बीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। अब हम तीन डिफरेंट केस डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक तो हम ना प्योर रोलिंग का केस डिस्कस करेंगे, एक हम प्योर स्लाइडिंग का केस डिस्कस करेंगे, और एक फ्री फॉल का केस डिस्कस करेंगे। तीनों केस में ना वेलोसिटी एट द बॉटम, टाइम ऑफ डिसेंट, ये वेलोसिटी एट द बॉटम, टाइम ऑफ डिसेंट और फिर एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल, आपने बड़े ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले स्लाइडिंग की अगर आप बात करते हो, स्लाइडिंग मोशन, उसके बाद है रोलिंग मोशन, ये इनक्लाइंड प्लेन से है, और फिर फ्री फॉल मोशन, क्योंकि ना अब ट्रांसलेटरी मोशन तो हो नहीं सकता, वो फ्री फॉल ही करेगा ऑब्जेक्ट। स्लाइडिंग के केस में क्योंकि ना रोटेशन तो इसके अंदर है ही नहीं, जो अच्छा मैं यहीं पे लिख देता हूं इसमें। सबसे पहले तीनों में हम ना बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे जो हम ना पहली इनमें वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं वो रहेगी बीटा की वैल्यू। सबसे पहले हम ना वैल्यू बीटा की फाइंड आउट करेंगे। बीटा की ना क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगी स्लाइडिंग के केस में, क्योंकि ना ऑब्जेक्ट रोल तो करेगा ही नहीं, तो रोटेशन मोशन होगी नहीं, उसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जिस्ट नहीं करेगा। बीटा की वैल्यू इस केस में बनेगी 1। रोलिंग के केस में बीटा की वैल्यू बनती है ग्रेटर देन 1। फ्री फॉल के केस में भी कोई रोटेशन मोशन तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, बीटा की वैल्यू बनेगी 1।
और जो थीटा की वैल्यू है वो बनेगी 90 डिग्री, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पे तो फ्री फॉल होगा नहीं। जब इंक्लिनेशन एंगल आपके पास बन जाएगा 90 डिग्री तभी वो क्या करेगा, फ्री फॉल वाला कंसेप्ट होगा उसमें। भाई फ्री फॉल में कोई इंक्लाइनेशन थोड़ी होता है। अब आपको ना और क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनमें, अब हम एक के करके उन सबको ना डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। अब अगर इसमें आप डिस्कस करो, सबसे पहले अगर आप इसमें बात करते हो, हमने क्या फाइंड आउट किया था सबसे पहले वहां पे, वेलोसिटी फाइंड आउट की थी ना। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रहेगी, अगर आप ना वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करो यहाँ पे, स्लाइडिंग के केस में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी एग्जिस्ट करेगी, बताइए शाबाश। अगर वो इंक्लाइंड प्लेन पे ना स्लाइड करेगा तब वेलोसिटी की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, स्लाइडिंग के केस में वेलोसिटी की ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी √2 g h। अगर उसकी ना रोलिंग मोशन है तो रोलिंग के केस में वेलोसिटी कितनी एग्जिस्ट करेगी, √2 g h डिवाइडेड बाय बीटा। ये अंडर रूट के अंदर ही हमने क्या किया हुआ है, इसको डिवाइड किया हुआ है। और फ्री फॉल मोशन के केस में अगर एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल मोशन करवाया जाए तो सिंपली वेलोसिटी आती है √2 g h। ये तो थी इसकी वेलोसिटी। फर्दर अगर आप इसमें बात करते हो एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन स्लाइडिंग के केस में एक्सेलरेशन अलोंग द स्लाइडिंग वो कितनी एग्जिस्ट करती है, g sin थीटा। रोलिंग के केस में कितनी एग्जिस्ट करेगी, g sin थीटा डिवाइडेड बाय बीटा। और फ्री फॉल के केस में एक्सेलेशन, फ्री फॉल के केस में हो जाएगी एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब टाइम ऑफ फॉल की अगर बात करो, टाइम ऑफ फॉल अगर आप ना स्लाइडिंग मोशन में डिस्कस करते हो, स्लाइडिंग मोशन में टाइम ऑफ फॉल का ना ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा 2h डिवाइडेड बाय g। रोलिंग के केस में ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा 2h डिवाइडेड बाय g इनटू में क्या है बीटा। यानी कि ज्यादा टाइम लगेगा एक रोलिंग बॉडी को ग्राउंड तक पहुंचने में। और यहाँ पे टाइम ऑफ फॉल कितना होगा बताओ शाबाश। अगर फ्री फॉल वाला केस है तो उस केस में टाइम ऑफ फॉल कितना एग्जिस्ट करेगा, सिंपली √2h डिवाइडेड बाय g। h क्या है, इनक्लाइंड प्लेन की जो वर्टिकल हाइट है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी। सो इसके बेसिस पे आप ना डिफरेंट बॉडी के लिए ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी बॉडी ना ग्राउंड पे ज़्यादा स्पीड के साथ पहुंच पाएगी, कौन सी कम स्पीड के साथ पहुंच पाएगी, कौन सी लेस टाइम में पहुंच पाएगी, कौन सी ज़्यादा टाइम में पहुंच पाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे आप ना ये वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, अब इसमें ना जब ट्रांसलेटरी मोशन हमने डिस्कस किया था वहां पे ना लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट डिस्कस किया था। रोटेशन मोशन में हम ना एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। और एंगुलर मोमेंटम को जब आप डिस्कस करते हो तो एंगुलर मोमेंटम को आप ना कोरिलेट करोगे, जैसे हमने उसको लीनियर मोमेंटम को ना एनर्जी के साथ कोरिलेट किया था और फर्दर मास के साथ कोरिलेट करते हो एंगुलर मोमेंटम। इट इज द मोमेंटम associated with an object which is in a rotational motion. It is the rotational analog of linear momentum.
लीनियर मोमेंटम का जो रोटेशनल एनालॉग एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। जैसे मास का जो रोटेशनल एनालॉग है उसको हमने क्या कहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा है। एंगुलर मोमेंटम के कुछ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहला, इट इज ए वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। क्वांटिटी so can be expressed as the cross product of two vectors, that is एंगुलर मोमेंटम को अगर आप ना मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हो तो उसका ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, आर क्रॉस पी। अगर एक एम मास का ऑब्जेक्ट आर रेडियस के सर्कल पर ट्रेवल कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ, सो जो इसका ना ये रेडियस वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है और ये इसका मोमेंटम वेक्टर है, आर क्रॉस पी करोगे तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड कर्ल रूल से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन रहेगी। अगर पार्टिकल की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज बन जाए फिर एंगुलर मोमेंटम ना इनटू द प्लेन ऑफ दिस सर्कल बन जाएगा। तो एक तो ना इसको आप दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो। सेकेंडली इट इज एन एक्सियल वेक्टर हैविंग डायरेक्शन along the axis of circular path। सो इस तरीके से सर्कुलर पाथ के ना जो एक्सिस है उसके अराउंड इसकी डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी। सो आप इसको कैसे कैटेगराइज करते हो, एक एक्सियल वेक्टर की फॉर्म में आप इसको कैटेगराइज करते हो एंगुलर मोमेंटम को। थर्ड वन इज, अगर आप ना एंगुलर मोमेंटम के ना मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हो तो आपने इसको कैसे एक्सप्रेस किया हुआ है, आर क्रॉस पी की फॉर्म में आपने इसको एक्सप्रेस किया हुआ है। फर्दर अगर आप इसको लिखते हो, अब आर और पी के बीच में हमेशा ना कितने डिग्री का एंगल एग्जिस्ट करेगा, 90 डिग्री का एंगल एग्जिस्ट करता है रेडियस वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के बीच में। सो इनके बीच में ना 90 डिग्री का एंगल एग्जिस्ट करता है, तो आप इसको कैसे लिखते हो, आर का मैग्नीट्यूड लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दम वो 90 बन जाएगा। सो ये बन जाएगा आर पी और साइन 90 की वैल्यू 1 बन जाएगी। पी की वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम एम वी आर। ये उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। फोर्थ वन इज, जब हमने इसको ना क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है लेट, तब हम इसको ना वेक्टर फॉर्म में ना मान लीजिए आर जो पोजीशन वेक्टर है उसको आप एक्सप्रेस करते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और लीनियर मोमेंटम को आप एक्सप्रेस करते हो पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। सो अगर आप ना इनका क्रॉस प्रोडक्ट खोलो तो आपको ना ये डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना पड़ेगा आई जे के। अब आर पहले है तो ये बनेगा एक्स वाई जेड और फिर वो बन जाएगा पी एक्स पी वाई पी जेड। फर्दर अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो आपको ना ये वैल्यूज मिलती है, ये बन जाएगा वाई पी जेड माइनस में जेड पी वाई माइनस में जे,
इसका रो और कॉलम ड्रॉप कर देंगे, ये बन जाएगा एक्स पी जेड माइनस के जेड पी एक्स प्लस माइनस प्लस के, और ये बन जाएगा एक्स पी वाई माइनस के वाई पी एक्स। तो आप इसको ना वेक्टर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है कि ना वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। फिफ्थ वन इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसकी क्या एग्जिस्ट करेंगी, जूल सेकंड में इसको आप मेजर करते हो, जूल इनटू सेकंड, और ये सेम यूनिट होती है प्लैंक्स कांस्टेंट के, ये ध्यान रखना। फिफ्थ वन इज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप इसका लिखो, एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर। तो एल के अगर आप ना डायमेंशन लिखना चाहते हैं, मास इसमें एक ही बार आया एम पावर वन, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेवंथ वन इज एंगुलर मोमेंटम को के मैग्नीट्यूड को हमने अभी कैसे एक्सप्रेस किया था, एम वी आर क्रॉस पी था ना, आर का मैग्नीट्यूड पी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, वो थीटा साइन थीटा पे डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम का। सो एंगुलर मोमेंटम की ना अगर आप ना मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करते हो तो ये बनेगा आर इंटू मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है साइन 90 पे, जो कि 1 होती है। तो एंगुलर मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी एम वी आर। अगर 8th पॉइंट डिस्कस करो आप, एंगुलर मोमेंटम की क्या मिनिमम वैल्यू की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। मिनिमम वैल्यू में बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आर क्रॉस पी के बीच में ना मतलब साइन थीटा आता है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है -1। -1 कब होगा, जब एंगुलर मोमेंटम जो आर क्रॉस पी या आर और पी के बीच में ना 180 डिग्री का एंगल बन जाए। तो क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अभी हम फिलहाल मैक्सिमम वैल्यू की ही बात करते हैं। फाइनली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करो अगर आप, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे आप ना, अच्छा हमने जैसे लीनियर, अच्छा लीनियर मोमेंटम को जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी की टर्म में एक्सप्रेस किया था, एंगुलर मोमेंटम में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की ही बात करते हैं अब हम सीधा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसा कि हम ना लीनियर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क के इक्वल होगा। इफ एक्सटर्नल जो टॉर्क है उसकी वैल्यू 0 बन जाए, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या बन जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी। सो इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ए बॉडी और ऑन ए पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल is 0, then its angular momentum remains constant। सो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम का जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। होप आपको आज का कंटेंट, आज की क्लास समझ में आई होगी। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हो। रोटेशन मैकेनिक्स की कंप्लीट थ्योरी आज हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।